हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा, मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं और आज इस सेशन में मैं आप सबके साथ कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूं। आपका एसबीआई क्लर्क का प्री पेपर है, आप लोग थोड़ा सा परेशानी में हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है, तैयारी अच्छी है बट एक फियर है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, सर कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, इन 3-4 दिनों को कैसे संभालना है, ये सब चीज़ों को लेके आप सबके दिमाग में कई सारे डाउट्स हैं। उन डाउट्स को दूर करने आया हूं मैं। बीइंग अ एल्डर ब्रदर आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूं। जैसे मेरा छोटा भाई या छोटी बहन अगर एग्जाम देने जा रहे होते तो मैं उनको यही 10 पॉइंट समझाता बैठा के। वैसे ही आप मेरे सामने बैठे हो, मैं इमेजिन कर रहा हूं सारे के सारे 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर आपको सही लगे तो मानना जरूर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला पॉइंट है वो है सबसे जरूरी। आपको इन सब चीजों के बारे में पता है बट एक चीज जो आपको थोड़ा परेशान करती है वो करती है टाइमर। आपके एग्जामिनेशन का लेवल जो है उसके अंदर लगभग 80% आपको इजी सवाल दिखाई देंगे और मॉडरेट सवाल 20%, हाई लेवल के सवाल होंगे ही नहीं। अब इस एग्जामिनेशन में आप समझ सकते हो कि आपको सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, इसके बारे में मैंने कई बार बात की है। स्टार्ट आप वन लाइनर से करेंगे, फिर डीआई करेंगे, फिर अरिथमेटिक करेंगे। वन लाइनर्स में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक तो करने वाले हैं, पर अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए तो उसको शुरू में ना करके लास्ट में करिएगा, बाकी पेपर कर लीजिएगा क्योंकि बाकी पेपर का लेवल भी कम ही होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज में फंसने के चांस रहते हैं। तो रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आपकी शिफ्ट में आ रही है तो उसको हायरार्की में बाद में कीजिएगा। पहले पूरे पेपर में से जो हो पा रहा है उसको कर लीजिए, फिर सब लेंदी छूट जाए तो एक बार रॉन्ग नंबर सीरीज ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो वहां बच्चों को परेशान करता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वो होता है टाइमर। क्योंकि जैसे जैसे आप बार बार टाइमर को देखते हो आपको एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, आपको एक डर लगने लगता है कि मेरे हाथ से कुछ फिसलता जा रहा है, टाइम रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है। वो डर दिमाग में ना और थोड़ा फियर बढ़ा इंक्रीज कर देता है। हायरार्की ये है, लेवल ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइमर को ना बार बार नहीं देखना है। एक हैबिट आपने अभी है 2-3 दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये हैबिट डेवलप कर लो कि बार बार टाइमर को मत देखो। हर 30 सेकंड बाद, हर 20 सेकंड बाद, हर 60 सेकंड बाद टाइमर मत देखो। 2, 2.5, 3 मिनट के गैप के बाद आप टाइमर को देखो। और मीनवाइल आपने क्या करना है, टाइमर को देख के भी तो स्पीड ही बढ़ानी है। हर पॉइंट पे एक्सेलरेट करने की कोशिश करो। सामने फटाफट एक क्वेश्चन, जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो। हाथ तो तेज तेज चला ही रहे हो, दिमाग भी तेज तेज चलाओ साथ साथ, ठीक है। सब तेजी तेजी से करने की कोशिश करो। देखो इंग्लिश थोड़ा सा पीस में हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि इंग्लिश के 30 सवाल हैं, 20 मिनट होते हैं, कैलकुलेशन होती नहीं है, सिर्फ ध्यान से फोकस रीडिंग और सब चीजों को अच्छे से देखना होता है। तो वो वहां पे ज्यादा एंजाइटी नहीं होती। रीजनिंग में भी फिर भी चल जाता है क्योंकि क्लर्क वाला पेपर होता है ना, तो टाइम से पहले ही हो जाता है यूजुअली। मैथ्स में होता है कि 30 से ऊपर जाना है, 30 से ऊपर जाने की फाइट होती है। इसकी क्वांट बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो बड़ी जल्दी 30 से ऊपर कर जाता है अटेम्प्ट्स, और थोड़ा कई बच्चे 28-29 के आसपास रह जाते हैं। तो डरना नहीं है, आपने बस हर पॉइंट पे एक्सेलरेट करने की कोशिश करनी है। हर एक बच्चे की अपनी जर्नी है। उन्होंने 1,40,000 बच्चे प्री से सिलेक्ट करने हैं। हर बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 100 में से 90-85 अटेम्प्ट करके आ रहा होगा। कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 100 में से 78 अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे या 77 अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे। तो बस आपने अपना बेस्ट देना है, वहां पे डरना नहीं है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपके दिमाग में क्या होगा, नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी होने लगेगी। हम एज अ ह्यूमन बीइंग आज जो आसपास चीजें देख रहे हैं ना, उसके चलते, चाहे मोबाइल हो, चाहे रील्स हो, चाहे शॉर्ट्स हो, चाहे इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा हो, चाहे न्यूज आ रही हो, क्योंकि अब अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। जब बहुत कुछ हमारे सामने आ रहा होता है ना, तो हमारी दिमाग नेचुरली उस छोटे दायरे में सोचने लग जाता है। बड़े न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं, हर छोटी चीज को बार बार सोचते हैं, तो आदत हो गई है ओवर थिंकिंग की। उस ओवर थिंकिंग का इंप्रेशन पेपर के दौरान ऐसे पड़ता है कि दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं लेट हो गया तो, अगर पेपर में वो चैप्टर आ गया तो जो मैं छोड़ के गया हूं, पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया तो, पेपर में ऐसा हो गया तो, पेपर में वैसा हो गया तो, कोई मेरे को मेरा एडमिट कार्ड देख के निकाल दिया तो, मेरी आईडी के साथ कोई दिक्कत आ गई तो, मेरा थंब मैच नहीं हुआ तो, मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ऐसे नहीं हुआ तो, वैसे नहीं हुआ तो मन मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। सबके साथ होता है और इसका सिंपल सा तरीका यह है कि आप इनको दबा नहीं सकते। आप कोई चीज ना 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 करके नहीं चल सकते कि मैं नहीं सोचूंगा, नहीं। जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, कुछ और करने लग जाओ फटाफट से, कहीं इधर उधर हो जाओ, सिचुएशन से हट जाओ। बार बार दिमाग में आ रहा है तो कुछ भी और करने लग गए, कुछ पढ़ने बैठ गए, मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर ली, दोस्त से बात कर ली, किसी से भी और बात कर ली। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, बस
आप कभी भी खुद को रोक नहीं सकते कुछ सोचने से, क्योंकि प्रॉब्लम बताता हूं, जब आप ये ज्यादा सोचोगे ना, ज्यादा सोचने से ना आप कमजोर फील करने लगोगे, और कमजोरी लेकर जाओगे पेपर में, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो वहां पे चाहिए, तोड़ देने वाला, पेपर को तोड़ देने वाला कॉन्फिडेंस, वो आएगा नहीं, वो डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो डर आपको कमजोर बनाएगा, तो वो मत करो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो। थोड़ी सी भी स्टार्टिंग में भी थिंकिंग अगर ये रोक लोगे ना, बाद में ज्यादा आपके ऊपर हावी होगी ही नहीं। अगला पॉइंट, एक छोटी सी बात है बट बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। अब आसपास देख रहे हो आप, ठंड जाने लगी है, गर्मी बढ़ने लगी है। मैं भी देखो बिना स्वेटर के हूं, यहाँ पे बिना जैकेट के हूं, तो गर्मी बढ़ने लगी है, तो आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड फील करोगे। तो अपने साथ पानी की बोतल, ऑब्वियसली आप बाहर तो कैरी करोगे ही, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी कैरी कर लेना। एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना जिसके ऊपर क्लियरली दिख रहा हो कि अंदर पानी ही है, उसके और कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे आप नॉर्मल बिस्लेरी एक्वाफिना की जो बोतल्स होती हैं जो बाहर 20-20 रुपए की मिल जाती हैं, उसका रैपर उतार देना, चाहे आप घर से ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाना, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बोतल कैरी करना, और इवन ड्यूरिंग द टेस्ट भी आप एक एक सिप लेते रहना। जब पानी अंदर जाता है ना, हम हाइड्रेटेड होते हैं तो दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं तो हमेशा ये चीज करता था, छोटे होने से लेके कॉलेज के एग्जाम्स तक से लेके उसके बाद, चाहे और जितने भी मैंने एग्जामिनेशंस दिए, चाहे एसएससी के दिए, चाहे बैंक के दिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन दिए, हर एक में मेरी ये रूल जरूर रहा है कि मैं हमेशा पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखता था, और बीच बीच में एक एक सिप लेता रहता हूं, दिमाग ठंडा रहता है, पर बर्डन नहीं क्रिएट होता। अगला पॉइंट, एक मतलब क्वांट में, रीजनिंग में ये चीज यूजुअली नहीं देखी जाती, बट इंग्लिश में देखी जाती है कि हम थोड़ा इंट्यूशन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखो, अगर आपको 70-80% लग रहा है कि यही है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में तो हो ही नहीं सकता, यही लग रहा है, बाकी ऑप्शंस तो पक्का नहीं है, वो एक अलग चीज है, उसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। बट कई बच्चे सोचते हैं 5 ऑप्शन में से मुझे ये सुनने में अच्छा लग रहा है। बच्चे जल्दबाजी में गलती मत करना है वाली। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप रेगुलरली रीडिंग करते हो, तो आपकी वो जो एक्सीलेंस होती है वो डेवलप हो चुकी होती है इंग्लिश में, कि आप पढ़ के बता देते हो कि ये सही है, ये गलत है। अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो तो चल जाएगा। बट अगर आप सिर्फ अभी प्राइमरली लेवल पे पढ़ रहे हो, ज्यादा कुछ अच्छे से सीखा नहीं है, क्लासेस अच्छे से अटेंड करी नहीं है, और फिर आपको अगर इंट्यूशन पे जा रहे हो, तुक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, जाना ही है, नुकसान होना है, संभाल लो। पूरे पेपर में 30 क्वेश्चन है, 30 में से 18, 20, 22 क्वेश्चन करके बाकी दोनों सेक्शन अच्छे से संभाल लोगे ना, क्वांट और रीजनिंग, तब भी निकल जाएगा। बट अगर आप सोचो कि मैं क्वांट रीजनिंग ठीक है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा करने के चक्कर में 15-20 नेगेटिव मार्किंग करवा के आ गए ना, तो जो क्वांट रीजनिंग से कमाया होगा वो भी बह जाएगा। बचा के चलना। उसके बाद आपने कभी अपने आप को इस तरीके से फील कराया है? एक बार आइज क्लोज करो, मैं बताता हूं, क्योंकि जो जो चीजें मैंने अपने साथ जिंदगी में की है, मैं आपके साथ एक बार वो करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को फायदा मिला उससे। आइज क्लोज किया, ब्रीद इन, अटैक, और वो होता है ना एक, मतलब कि बस अब जो सामने आ रहा है उसको रौंद देना है। मतलब मैं एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव मत लेके जाना है इसको कि भाई लड़ाई झगड़े की सिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं सिखा रहा। अटैक से मेरा मतलब है सवालों पे अटैक कर देना। मतलब जब हम बहुत अग्रेसिवली शुरू हो जाएंगे, हम ऐसे ढीले ढाले, एक तो होता है ना, पेपर आया, अच्छा अब आ गया क्या, टाइमर शुरू हो गया क्या, अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत ही ढीले ढाले शुरुआत कर रहे हो, शुरू से ही वो एक पुश नहीं दे रहे, स्टार्टिंग की वो एक्सेलरेशन नहीं दे रहे, खुद को धक्का नहीं लगा रहे, तो वो स्लो होता ना, वो पकड़ेगा ही नहीं वो रफ्तार आपका पेपर। आपको बीच बीच में, क्या पता 10-15 क्वेश्चन के बाद दोबारा बार बार ही करना पड़ेगा, अरे स्लो पढ़ रहा है, अटैक, स्लो पढ़ रहा है, तेज और तेज, बार बार खुद को याद दिलाओ, पुश करो, धक्का लगाओ, ब्रीद इन, बीच बीच में पानी पियो, बार बार एक्सेलरेट करो, बीच बीच में खुद की स्पीड बढ़ाते रहो, जब लगे कि अरे मैं ढीला पड़ रहा हूं, स्लो जाने लगा हूं, नहीं, अटैक। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर है अलग तरह का, ये क्लरिकल पेपर है भाई, यहां पे तेज स्पीड चाहिए होगी, और वो बार बार खुद को आपको याद दिलाते रहना पड़ेगा बीच बीच में। सब ढीले पड़ते हैं बीच बीच में, आप अकेले नहीं हो याद, क्योंकि मेरे को कैसे पता भाई, मैं भी पढ़ता था ना, तभी मैं बीच बीच में खुद को याद दिलाता था, अरे नहीं, चलो जल्दी फटाफट और तेज करना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है ड्यूरिंग द पेपर, सबके साथ होता है ऐसा कि ब्लैंक हो गए पेपर के बीच में, एकदम से फ्लैश्ड, या फिर कोई क्वेश्चन में स्टक हो गए, किसी इजी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया। ऐसी सिचुएशन में क्या आता है दिमाग में? ऐसी सिचुएशन में दिमाग में ये आता है कि गयो, हमारा पेपर तो गयो, अब क्या करें, छोड़ो, अब तो आगे क्या ही करना है। तो वहीं पे ही बच्चे क्या करते हैं, हथियार गिरा दिए भैया, अब पीछे कमर लगा ली कि नहीं हो रहा, अब तो ये तो गया, अगले पेपर में करूंगा, अब ध्यान से। ये सिचुएशन जो लिखी है ना मैंने, ये सबके साथ आती है, आपके साथ अकेले नहीं आती। पर जब सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है ना, उसमें से चुनिंदा कुछ 1 से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे तो क्या हो गया,
रीस्टार्ट, फटाफट से छोड़ो, जो खराब हुआ हुआ, आगे संभालूंगा पेपर में, आगे लास्ट तक हथियार नहीं गिराने बस। जब तक 60 मिनट पूरे ना हो जाए ना, अंतिम मिनट तक लड़ना है, अंतिम मिनट तक कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट निकालने की। कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि बेशक एक क्वेश्चन में 3 मिनट लग गए, बट कई बार 1 मिनट में 3-4 टिक लग गए, 3-4 क्वेश्चन हो गए 1 मिनट में। कई बार होता है ना, केसलेट सॉल्व कर रहे थे, सोचा था 2 मिनट में हो जाएगी, हम 2 मिनट लेके बैठे थे क्वेश्चंस को देंगे, 4 मिनट हमने अलॉट किए सोचे हुए थे, 2 की जगह 3.5 मिनट लग गए केसलेट में। उसके बाद पता चला 30-40 सेकंड में सारे आंसर ही मार्क हो गए, क्योंकि सारे डायरेक्ट आंसर्स थे। तो हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, बस लास्ट मोमेंट तक छोड़ना मत, लड़े रहना, लड़ते रहना। ये सिचुएशन इंसानी, हर इंसान की जिंदगी में आएंगी, पेपर में भी आएंगी, जिंदगी में भी आएंगी। रीस्टार्ट। अगली बात, एक रेड अलर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड अलर्ट है इसमें, कि जब आपके पास 3 से 4 मिनट बाकी हो, चाहे क्वांट में, चाहे रीजनिंग में, चाहे इंग्लिश में, जब आपके पास लास्ट के 20 मिनट में से लास्ट के 3-4 मिनट ही बाकी हैं बस, गलती से भी कोई डीआई मत शुरू कर लेना उस समय, गलती से भी कोई पजल मत शुरू कर लेना उस समय, और गलती से भी आरसी मत उठा लेना उस समय, ठीक है। जब लास्ट के 3-4 मिनट बचे हुए होंगे ना, उस समय पे क्या होगा, डीआई उठाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन पे आओगे, इतने में तो टाइम ही चला जाएगा। या तो डीआई को आप उस तरीके से कर रहे हो जो मैंने एक बार लाइव आके आपको बताई थी, सिखाई थी ना, जब आरआरबी के पीयू पेपर्स थे, वो सब चीजें उस समय मैं लाइव अटेम्प्ट करके आगे दिखा रहा था आपको, तो वहां मैंने आपको सिखाई थी चीजें ये वाली, कि कई बार 3-4 मिनट हो तो डीआई कैसे उठाओ, कि मतलब उस टाइम डेटा एक्सट्रैक्ट मत करो। अगर लास्ट के 2-3 मिनट या 4 मिनट में आपकी डीआई पेंडिंग पड़ी है, तो उस समय पे आप डेटा निकालने पे फोकस मत करो, फिर सीधा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से डेटा निकालो और खत्म करो। दूसरा क्वेश्चन उठाया, दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से डेटा उठाया, खत्म करा। जो आपकी कन्वेंशनल अप्रोच है ना, कि डीआई पूरी एक्सट्रैक्ट करनी है फिर क्वेश्चन शुरू करने, वो वाली लास्ट के 3-4 मिनट में मत करना। जो मैंने 1 लाइनर्स डीआई, फिर अर्थमेटिक, सेकंड लेवल पे डीआई उठाते हो ना, उस समय बेशक कर लेना ऐसे, बट लास्ट में अगर करो या तो डीआई पहले ही खत्म कर लो, क्योंकि क्लर्क लेवल की डीआई है, खत्म हो जाएंगी एक बार में। 2 ही डीआई आनी है मोस्ट प्रोबेबली पेपर में, दोनों खत्म करो, और दोनों खत्म करके फिर आ जाओ अर्थमेटिक पे, फिर अर्थमेटिक लाइन से उड़ा दो। एक डीआई छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता लास्ट तक। इन केस छूट भी रही है तो लास्ट के 2-3 मिनट में मत उठाना, ठीक है। अर्थमेटिक ही खत्म कर लेना जो बची हुई है, और अगर रह ही सिर्फ डीआई रही है तो डेटा देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डेटा देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डेटा एक्सट्रैक्ट मत करना लास्ट के 2-3 मिनट में। पजल तो उठाने का मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि पजल जब तक पूरी सॉल्व नहीं होगी तो क्वेश्चन होंगे नहीं। तो लास्ट के 2-3 मिनट में पजल और आरसी मत देखना। 8वां पॉइंट, अब यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सबको फील कराना चाहता हूं। क्लोज योर आइज। सच में, मोबाइल में हो, पीसी में देख रहे हो, पर बात तो मान ही सकते हो, जब मैं फिजिकली सामने खड़ा होता हूं तब तो तुम तुरंत आंखें बंद कर लेते हो, बट एक बार क्लोज योर आइज। इमेजिन करो तुम्हारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के लिए जब तुमने अपना रोल नंबर डाला तो तुम्हें वहां पे मिल भी गया, सिलेक्ट हो गए तुम, फाइनली पता लग गया, अपने मम्मी को बता रहे हो, पापा को बता रहे हो, मम्मी पापा ने तुम्हें हक किया हुआ है। तुम बैंक में गए हो, तुम्हारा पहला दिन है बैंक में, तुम अपनी कुर्सी पे जाके बैठे हो, वो फीलिंग, उस फीलिंग के लिए ओपन योर आइज, इस फीलिंग के लिए कितना लड़ सकते हो? मम्मी पापा की आंखों में जो नमी थी उसके लिए कितना लड़ सकते हो? पूरा जोर लगा सकते हो ना, बस उतना ही पूरा जोर लगाना है इस बार एसबीआई क्लर्क के प्री पेपर में। मेंस में भी लगाएंगे, बट अभी जो सामने है वो सिर्फ प्री पेपर है, अभी अटैक हम प्री पेपर पे करने वाले हैं, तो अभी जोर यहां लगेगा। मन दिल से पहले बैंकर बनना पड़ेगा कि भैया हम बन गए हैं और ऐसी जिंदगी है, ऐसा सब आसपास आलम है, इसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और वो जो कुछ भी कर देने वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वही जिताएगा। जो ये कमजोर स्थिति लेकर जाएंगे ना पेपर में, कि यार ट्राई करने जा रहा हूं, क्या पता हो जाए, ट्राई करने जा रहा हूं, क्या पता हो जाए, एग्जाम देने जा रहा हूं और करके आऊंगा। बोलो मेरे साथ, एग्जाम देने जा रहा हूं और क्वालिफाई करके आऊंगा। वो एटीट्यूड लेके जाना है, वो कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि मुझसे ऊपर कौन है। मैंने पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है, अच्छा कंटेंट सॉल्व किया, मॉक टेस्ट दिए, मुझसे ऊपर कौन है, मैं जाऊंगा, क्रैक करके आऊंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जामिनेशन जैसा भी आएगा मैं उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करूंगा और वहीं फोड़ के आऊंगा उस पेपर को। अगली चीज देखो, इस टाइम पे क्या है ना, लास्ट के जब 2-3 दिन है, आपका पेपर है, पेपर से एक रात पहले मैं चाहता हूं कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो। नींद जब अच्छे से पूरी होती है तो आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है। बट कई लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे, कई लोग इधर उधर जा भी रहे होंगे। कोशिश करो कि हो जाए नींद पूरी, बट अगर ना हो नींद पूरी और प्रॉब्लम रहे
तो हर एक के लिए ना कुछ कुछ चीजें काम करती हैं। जैसे कि कई लोगों के लिए चाय जो होती है बड़ी रिफ्रेशिंग होती है, चाय पीते एकदम से फ्रेश ताजो तरीन हो जाते हैं। कई लोगों के लिए कॉफी होती है, कई लोगों के लिए डार्क चॉकलेट होती है, कई लोगों के लिए कर्ड होती है। वे कर्ड खाते हैं, ठंडा ठंडा फील होता है स्टमक में और एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। मीठी दही इसलिए तो खिला के भेजने का रिवाज है हमारे यहाँ पे, शुभ काम के लिए जा रहे हो तो, क्योंकि गट एकदम ठंडा ठंडा फील करता है, हमारा दिमाग अच्छे से फंक्शन करता है। ऑरेंज भी ऐसा ही कुछ काम करता है। तो इन सब में मेरे लिए ऑरेंज सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है कि अगर मैं ऑरेंज खा रहा हूं कुछ भी, मतलब मान लो ट्रैवल कर रहा हूं या किसी और काम के लिए जा रहा हूं, ऑरेंज अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो मेरा गट काफी ऐसे अच्छा फील करता है, तो मुझे सोच भी अच्छे से पाता हूं। मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को ऑरेंज खाने के लिए बोला था, या आरआरबी पीओ के पेपर में खाने के लिए बोला था कि अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े से ऐसे फील कर रहे हो कि नींद नहीं पूरी हुई, थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ट्रैवल भी करके आते हैं तो थोड़ी एसिडिटी भी हो जाती है कई लोगों को, तो अगर कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो ऑरेंज खाओगे, यू विल फील गुड। वैसे कईयों के लिए कॉफी चाय होती है, कईयों के लिए कुछ होता है, कईयों के लिए कुछ होता है, तो कुछ भी ऐसा खा लो जो आपके लिए रिफ्रेशिंग हो, और फिर पेपर देने जाओ तो आपको सच में अच्छा ऐसा रहेगा, अच्छा लगेगा, तो यू विल परफॉर्म वेरी गुड। क्योंकि आप फिजिकली अगर ठीक हो ना, अगर कोई ऐसे अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही, थकावट, यहाँ पे सुस्ती, पेट में कोई गैस, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, ट्रैवल कर रहे हो, नॉर्मल है होना ऐसा सब, तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो बस बीइंग एल्डर ब्रदर एक छोटी सी बात मैंने बोल दी। और हमारी अंतिम बात आप सभी के सामने है, आप कभी छोटे होते थे, जब बहुत छोटे छोटे होते थे, जब तुम मान लो 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, जब मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाते थे, तो जब मम्मी पापा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता था, मम्मी ने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, तुम चले जा रहे हो, तुम दूसरे हाथ से ऐसे चल रहे होते थे, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, मम्मी ने हाथ पकड़ा हुआ है, पापा ने हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है ना, कुछ भी हो जाए क्या दिक्कत है। मम्मी ने हाथ पकड़ा हुआ है, पापा ने हाथ पकड़ा हुआ है, सामने देखा तो लड़ाई हो रही थी, हमें फिर भी डर नहीं लगा, क्योंकि मम्मी पापा ने हाथ पकड़ा हुआ था। और जब उसने हाथ पकड़ा हुआ होता है ना, मम्मी पापा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ होता है ना, हम ऐसे बेखौफ चलते हैं राजाओं की तरह, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हैं। लगता था ना 6th 8th 9th क्लास में थे, जब तुम छोटे बच्चे थे, 6 7 साल 8 साल 10 साल, कुछ भी अगर याद होगा, कहीं घूमने गए थे तो ऐसे पूरी चौड़ में चलते थे हम, क्योंकि हमें पता है हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है, डर ही नहीं है, कोई संभाल लेंगे, कोई भी दिक्कत होगी नहीं। अब जब थोड़े से आप बड़े होते हो ना, मैच्योरिटी आती है आपको, तो हमें समझ आता है कि पेरेंट्स तो हर जगह हमारे साथ नहीं चल सकते, बट एक हमारा पेरेंट है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। इमेजिन करो कि उसने तुम्हारे सिर पे हाथ रखा हुआ है, तुम्हारी कमर पे हाथ रखा हुआ है, तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है किसी बात की चिंता? है ही नहीं। वो देख रहा था जब हमने मेहनत की है, वो देख रहा था, उसने देखा है, हमने जब रातें काली की हैं उसने देखा है, जब हमारे को मतलब हर छोटी चीज से हमारा मन उठ गया था उसने देखा है, हमें नहीं शौक अब नए नए कपड़े पहनने का उसने देखा है, हम नहीं करते दोस्तों से ज्यादा बात उसने देखा है, एक कमरे में बंद, एक लाइब्रेरी में बंद हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं उसने देखा है, तो हमारे साथ है वो साथ जाएगा पेपर देने, टेंशन लेनी ही नहीं है। एसबीआई क्लर्क आप फोड़ के आओगे, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, चौड़ में जाओ, वो साथ है, कोई दिक्कत होगी वो संभाल लेगा, तुमने मेहनत की है, फल मिलेगा ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क। अभी यहां पे कहानी रुक नहीं रही है, अभी आगे आने वाले 2-3 दिन में तुम्हारे साथ हूं। ये वीडियो मैंने थोड़ी जल्दी बनाई, उसका कारण ये था कि कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो टाइमली चीजें उन तक पहुंच जाएं। आगे आने वाले 3-4 दिन अभी और बेहतरीन क्लासेस होने वाली हैं। मंडे सुबह 10 बजे मैं मिलने वाला हूं आप सभी को, डीआई कराऊंगा प्रीवियस ईयर जो पिछले 4-5 सालों में एसबीआई क्लर्क प्री में आई हैं। अगर आप इस सेशन पे लाइव सेक्शन में जाओगे, इस चैनल के ऊपर स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर लाइव सेक्शन के अंदर जाओगे, लाइव क्लासेस के अंदर, तो आपको दिखेगा कि मैंने इस बार कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी है, एक एक चीज का धागा खोल दिया है, कुछ भी पढ़ाया, 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे, टाइम कभी देखा ही नहीं, बस पढ़ाए जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ दे दिया, और वो तुम्हारे साथ ही है, तो किसने रोकना है? सब होगा। कल 10 बजे फिर मिलते हैं और मचाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए अपना।